हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी का 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज चलाया है, जो कि काफ़ी बेहतर तरीके से चल रहा है और उसका ये 25वां वीडियो है। यानी हम लोग आज के 25वें वीडियो में क्लास 12th के बायोलॉजी का एक बेहद खास चैप्टर है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम करने वाले हैं। वह है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली अगर कोई जीन है ए और दूसरा जीन है बी, अगर ए जीन और बी जीन पसंद है तो हम दोनों को मिला के मतलब एक तरीके से जीन के साथ इंजीनियरिंग का काम करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली इसका टॉपिक है। ठीक है, जीन के सीक्वेंस में होर फेर करना, बदलाव करना, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। और अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो एक बार पार्ट 1 देख लीजिए, जिससे आपका बेसिक क्लियर होगा, फिर आपका पार्ट 2 बहुत आसान लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेबल होते हैं। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में क्लियर किया है, तो पार्ट 2 तभी देखें। अगर नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए। ओके, तो चलिए आपको बता दें, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज है। और फटाफट नए चैप्टर के लिए आपको लाइक टारगेट है 100। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। जैसे 100 वीडियो का लाइक टारगेट कंप्लीट होगा, मैं नेक्स्ट पार्ट यानी नेक्स्ट चैप्टर अपलोड कर दूंगा। आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, तो आपके लिए टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी के नाम से बना दिया गया है। आपको टेलीग्राम पे जाना है, उदित एकेडमी सर्च करना है, टेलीग्राम का पेज आएगा, फिर ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे, साथ ही साथ क्लासेस के पीडीएफ नोट्स और क्विज भी कराए जाएंगे। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, जिस कारण से मैं आपको क्विज भी नहीं करवा पा रहा था, लेकिन आज से क्विज भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट आज के घमासान एवं झक्कास क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इको R1 प्रतिबंधन एंजाइम निम्नलिखित में से किस अनुक्रमण को पहचानता है। तो सबसे पहले बता दें कि इको R1 जो एक प्रतिबंधन एंजाइम है यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है, वो जीन को यानी डीएनए को क्या करता है, काटता है। इस कारण से तो इसको आणविक कैंची भी कहते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम को क्या कहते हैं, आणविक कैंची। ठीक है, तो इको R1 भी एक प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक है, तो इको R1 का जो अनुक्रमण सिद्धांत मतलब पहचानने का जो अनुक्रमांक है वो क्या है। तो देखिए, कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी प्रतिबंधन एंजाइम हर जगह से नहीं काट सकता है। उसका एक पोजीशन फिक्स्ड होता है कि इस सीक्वेंस को वो काटेगा। तो उस तरीके से आपको सिर्फ एक का याद रखना है, वो है कौन, इको R1 का। वो सीक्वेंस है GAATTC। आपको ये दिख रहा होगा GAATTC है। जैसे देखिए इस फिगर में आप गौर से कीजिएगा, तो ये जो इको R1 है वो काटना शुरू किया कहाँ से, जी के पास से। अगर इधर से भी काटेगा तो वहीं GAATTC। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ क्या है, GAATTC। तो आपको ध्यान रखना है GAATTC। कम से कम 1 से 2 बार बोलिए, कहीं पास में जहाँ पढ़ने बैठते वहाँ लिख के रख लीजिए कि इको R1 का सीक्वेंस क्या है, अनुक्रमण का अनुक्रमांक क्या है, GAATTC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची है। जस्ट फिलहाल स्लाइड में भी यहाँ पे बोले ना, एक दूसरे से क्वेश्चन रिलेट करता है हर क्वेश्चन इस चैप्टर में। तो आणविक कैंची भैया रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को ही हम लोग आणविक कैंची कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, फॉर डीएनए को कट करने के लिए। क्लियर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को कट करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस वृहद पैमाने पर किससे प्राप्त किया जाता है। देखिए, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस यानी प्रतिबंधन एंजाइम। तो वो जो एंजाइम है प्रतिबंधक एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, जिसका एक टाइप है इको R1। तो आखिर ये इको R1 किससे प्राप्त किया जाता है, तो बैक्टीरिया से। कौन से बैक्टीरिया से, तो ई कोलाई बैक्टीरिया से। मैंने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझाया है कि हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो किससे निकाला जाता है, जीवाणु से। जैसे इको R1 किससे निकाला गया, ई कोलाई बैक्टीरिया से। तो यहाँ पे आंसर चला जाएगा जीवाणु कोशिका से। जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, वृहद पैमाने पे जब उनको निकाला जाता है तो किससे निकाला जाता है, तो जीवाणु कोशिका से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु आक्रमण के बचाव के लिए जीवाणु द्वारा उत्पादित किया जाता है। जैसे कोई कोशिका है जीवाणु का, उस पर विषाणु अटैक कर दे तो उसको बचाने के लिए ये क्या निकालता है, एंडोन्यूक्लिएज। क्या, एंडोन्यूक्लिएज, ताकि वायरस है जो विषाणु है उसका जेनेटिक मटेरियल को वो काट के बर्बाद कर सके। समझे, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है, अणुओं को यानी डीएनए के आणविक को क्या करता है, काटता है, जिस कारण से डीएनए क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए को विशिष्ट स्थल पर जोड़ने वाला एंजाइम को क्या कहते हैं। अगर डीएनए को जोड़ने की बात आ जाए तो लाइगेज एंजाइम डीएनए को जोड़ने का काम करता है। लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, डीएनए को जोड़ने का काम करेगा। जैसे इसका ट्रिक है, किसी भी गेट को लगाना, गेट को लगाते हैं तो दोनों पल्ला को क्या करते हैं, सटाते हैं, तो मतलब दोनों पल्ला को जोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, गेट लगाएं। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि डीएनए को जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलिस्टिक या जीन गन का उपयोग किसमें होता है। देखिए पिछले स्लाइड में मैंने बताया था, पिछले क्लास में कि बायोलिस्टिक क्या होता है, जीन गन क्या होता है। जीन गन एक ऐसा चीज है, एक तरीके से कोई गन टाइप का दिखने वाला आकार होता है, जो कि किसी भी मतलब विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिका में प्रवेश कराना है। किसी कोशिका में अगर किसी अलग डीएनए को प्रवेश कराना है तो हम लोग या तो बायोलिस्टिक का यूज करते हैं या तो जीन गन का। तो आंसर चला जाएगा विजातीय डीएनए को, कोई अलग डीएनए को परपोषी कोशिका में प्रवेश कराने में काम आता है कौन, जीन गन या बायोलिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ऐच्छिक जीन के प्रयोग मतलब मान लीजिए कि कोई जीन आपको पसंद आ गया, ए जीन, उसका आप बहुत सारा वेरिएशन चाहते हैं, मतलब बहुत सारा मात्रा में चाहते हैं उस जीन को, तो उसके मतलब उसके बहुलीकरण के लिए आपको कौन सा स्टेप अपनाना पड़ेगा, पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आपको ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण के लिए किसका उपयोग करना पड़ेगा, पीसीआर का। फिर पीसीआर का 3 स्टेज होता है। कितने स्टेज होते हैं, 3 स्टेज में ये काम होता है। पहला डीनेचुरेशन, दूसरा एनिलिंग, तीसरा इलोंगेशन, एक्सट्रैक्शन होता है शायद कि इलोंगेशन। ठीक है, इलोंगेशन यहाँ लिखा है लेकिन एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो पहला डीनेचुरेशन स्टेज, आपको ये ध्यान रखना है। देखिए पीसीआर को आपको समझना है, पीसीआर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूँ। ये जो पीसीआर है वो किस काम के लिए आता है, तो डीएनए के ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण के लिए। ठीक है, तो पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये आएगा। फिर पीसीआर का काम क्या मतलब क्यों करते हैं, तो ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण के लिए। फिर पीसीआर में कितने स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेज होते हैं, 1 2 3। फिर तीनों स्टेज का नाम याद रखना है, पहला डीनेचुरेशन, दूसरा एनिलिंग, तीसरा इलोंगेशन। ठीक है, तो इस तरीके से कितना हो गया, 3 स्टेप हो गया। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है। अगर कवक को संसाधित करने की बात आए तो काइटिनेज एंजाइम का जरूरत पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए कवक का फंगल का सेल वाल यानी फंगस का यानी कवक का जो कोशिका भित्ति बना होता है मेनली वो काइटिन से बना होता है। किससे, काइटिन। और आपने ये कहावत सुना होगा कि लोहे लोहे को मारते हैं, हीरा हीरा को काटता है। तो मतलब यहाँ काइटिन को ही पचा सकता है कौन, तो काइटिनेज। अगर काइटिन को खत्म करना है, काइटिन को अलग करना है तो काइटिनेज एंजाइम डालना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग काइटिनेज एंजाइम डालेंगे तो क्या होगा, काइटिन डाइजेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काइटिन पच जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है, तो काइटिनेज। क्यों काइटिनेज का उपयोग करते हैं, क्योंकि कवक का जो कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन का ही तो बना होता है। जैसे कि आपको अभी तक में समझ में आया कि पीसीआर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे पीसीआर किस लिए किया जाता है, तो ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण के लिए किया जाता है। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। पीसीआर में कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो पहला है डीनेचुरेशन, दूसरा है एनिलिंग, तीसरा है इलोंगेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रख के याद रखना है। फिर बायोलिस्टिक और जीन गन, तो बायोलिस्टिक और जीन गन का काम क्या होता है, कोई भी विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिका में प्रवेश कराना। कोई अलग फॉरेन डीएनए है उसको जिस कोशिका में आप चाहते हो अगर प्रवेश कराना चाहते हो तो आपको बायोलिस्टिक का उपयोग करना पड़ेगा या फिर जीन गन का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसा कि पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर मैं एक बार फिर से आपको समराइज कर दूंगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम
एंजाइम का उपयोग निम्नलिखित में से किसे काटने में किया जाता है? देखिए वही क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर है। मॉलिक्यूलर सीजर मतलब क्या हुआ? आणविक कैंची है। ये किसको काटता है? डीएनए को काटता है। लेकिन कौन से डीएनए को काटता है? तो भैया आपको फिगर में दिख रहा होगा कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को काटता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यानी डीएसडीएनए। क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएसडीएनए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? डीएसडीएनए। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो उपयोग होता है किसी को काटने के लिए, तो किसको काटने के लिए? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को काटने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम लाइगेज का प्रयोग किया जाता है। देखिए कुछ आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है कि एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं अलग अलग तरीके से? तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मेरे को ऐसा ही क्वेश्चन मिल रहा था कि मतलब कुछ जैसे डीएनए लाइगेज के बारे में पूछ दिया, एंडोन्यूक्लियस के बारे में पूछ दिया, पीसीआर के बारे में पूछ दिया। तो बस यही 2-3 टॉपिक जो कि जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे थे, तो मैंने वही क्वेश्चन लिया है। तो यह आपको दिख सकता है कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन में एग्जाम में रिपीट होता है। सेम टू सेम रिपीट नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर अब मेरे बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, तो आपका वहां पे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगर आया तो। एंजाइम लाइगेज का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो डीएनए के खंडित करने के लिए जी नहीं, डीएनए को खंडित डीएनए को जोड़ने के लिए जी हाँ, खंडित डीएनए को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? लाइगेज एंजाइम का उपयोग करते हैं। यही अगर डीएनए को खंडित करना है, तोड़ना है, तो हम लोग एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम करेंगे। अगर डीएनए को खंडित करना है तो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, अगर डीएनए को जोड़ना है तो लाइगेज एंजाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? जैसे एगारोज है, ये एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड है जिससे डीएनए को सेपरेट किया जाता है। उसमें जो एगारोज जेल होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्री घास से। किससे? समुद्री घास से। जैसा कुछ इस प्रकार का समुद्री घास होता है, जैसे कि एगारोज इज डिराइव्ड फ्रॉम रेड सीवीड। मतलब क्या हुआ कि लाल समुद्री घास से। किससे? लाल समुद्री घास से एगारोज को डिराइव किया जाता है, यानी बनाया जाता है या निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स किसको कहते हैं? तो भोजन जीवित सूक्ष्म जीव जो कि क्या हो? भोजन संपूरक हो, यानी क्या हो कि वैसे सूक्ष्म जीव जो इसको कि आप भोजन के द्वारा ले सकते हैं और वो आपके लिए हानिकारक न हो, जहां तक कि लाभ पहुंचाए। जैसे कि दही में लैक्टोबैसिलस है, तो वो क्या है? आपके लिए प्रोबायोटिक्स हो गया। आप जैसे इडली डोसा खाते हैं तो इडली के आटा को रात भर फूलने दिया जाता है, तो उसमें ईस्ट जनरेट हो जाता है, तो वो ईस्ट भी क्या है? सूक्ष्म जीव है, और उसको आप खाते हैं, वो आपके शरीर के लिए फायदे करता है, तो वो क्या हो गया? प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स वो हुआ कि जीवित सूक्ष्म जीव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीवित सूक्ष्म जीव होना चाहिए, और वो भोजन संपूरक होना चाहिए, यानी भोजन कर सके, उसको खाना के साथ हम लोग खाना में खा सके। ठीक है, पीसीआर निम्न के लिए आवश्यक है। देखिए पीसीआर किसके लिए काम आता है? तो प्रोटीन नहीं होगा, डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए। किसके लिए? डीएनए एम्प्लीफिकेशन का हिंदी होता है बहुलीकरण। क्या करना? बहुनी। एक डीएनए से इतना सारा डीएनए बनाना को ही क्या कहते हैं? एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। तो पीसीआर का जो काम है वो क्या है? डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्लाज्मिड है? तो आपको पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मैंने बताया था कि 3 को आपको ध्यान रखना है। क्या? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पिछले वीडियो में पार्ट 1 में। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन कौन से थे? इको R1 थे, बाम H1 थे, और हिंड 3 थे। ये तीनों क्या थे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थे, और ये तीनों का काम क्या था? डीएनए को काटना। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि प्लाज्मिड कौन है? तो प्लाज्मिड होता है PBr 322, जो कि ये फिगर दिख रहा होगा। PBr 322 ये एक प्लाज्मिड है क्लोनिंग वेक्टर के रूप में। क्लोनिंग वेक्टर PBr 322 जो कि काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है एज ए क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि PBr 322 क्या है? एक प्लाज्मिड है, और सारा इसमें जो ऑप्शन है वो क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है? तो मतलब कोई एंजाइम का नाम बताना है, वो कौन सा है जो कि हाई टेम्परेचर पे भी काम कर पाता है? तो वो टेक डीएनए पॉलीमरेज। क्या? टेक डीएनए पॉलीमरेज। और टेक डीएनए पॉलीमरेज को हम लोग शॉर्टकट में टेक पॉलीमरेज भी बोल सकते हैं।
समझ में आया। जैसे देखिए टेक डीएनए पॉलीमरेज को कहाँ से किससे लिया जाता है, थर्मस एक्वेटिकस नाम का जीवाणु है उससे ही निकाला जाता है। कौन सा, टेक डीएनए पॉलीमरेज। और ये हीट स्टेबल होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ताप को भी ये बर्दाश्त करके खुद को क्या कर सकता है, मेंटेन करके रख सकता है। तो कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय होता है, तो टेक पॉलीमरेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के जड़ों में ट्यूमर पैदा करता है। तो पौधे के जड़ों में, जैसे ये पौधा है तो पौधे के जड़ में जो अचानक ट्यूमर हो जाता है उस ट्यूमर को कौन करता है, तो एग्रोबैक्टीरियम करता है। कौन करता है, एग्रोबैक्टीरियम। पौधे के जड़ों में जो ट्यूमर पैदा करता है वो कौन करता है, एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, तो इसमें बस फटाफट 2 मिनट में मैं सब चीज़ रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम है तो आपको इको R1 का सीक्वेंस याद रखना है, वो क्या होगा, GAATTC, जो कि एक क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का ये देखिए, आणविक अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में आणविक कैंची का काम कौन करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर सीजर का काम करता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ये जो इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो किससे निकाला जाता है, तो जीवाणुओं से निकाला जाता है। जैसे कि इको R1 किससे निकाला गया है, ई कोलाई जीवाणु से निकाला गया है। इस क्वेश्चन में विषाणु अगर किसी कोशिका पे आक्रमण कर दे तो उसके बचाने के लिए वो कोशिका क्या उत्पन्न करता है, तो एंडोन्यूक्लियस। और एंडोन्यूक्लियस क्या काम करता है, डीएनए को काटने का काम करता है, जिससे क्या होगा, वायरस के डीएनए को काम तमाम कर देगा, काट के कमजोर कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के विशिष्ट तल पर जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज। कौन, डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलिस्टिक या जीन गन का उपयोग किससे होता है, तो किस लिए होता है, विजातीय डीएनए को परपोषिक कोशिका में प्रवेश कराने के लिए क्या होता है, जीन गन का उपयोग किस लिए होता है। कोई भी बाहरी डीएनए है जिसको आपको किसी दूसरे कोशिका में डालने का मन है तो आप डायरेक्ट नहीं डाल सकते, उसके लिए बायोलिस्टिक या फिर जीन गन का जरूरत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐच्छिक जीन का बहुलीकरण किसके द्वारा होता है, कोई भी मनपसंद जीन है उसका बहुलीकरण किसके द्वारा करेंगे, पीसीआर के द्वारा। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कितने स्टेज होते हैं, 3 स्टेज। एक है डीनेचुरेशन, दूसरा है एनीलिंग और तीसरा है इलोंगेशन। ठीक है, पहला है डीनेचुरेशन, दूसरा एनीलिंग और तीसरा इलोंगेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है, तो कवक का जो दीवार बना होता है किससे, काइटिन से। और काइटिन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम का जरूरत है, काइटिनेज एंजाइम का जरूरत है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को काटने के लिए किसको काटता है, तो डीएनए को काटता है। और कैसे डीएनए को, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम लाइगेज का प्रयोग, भैया डीएनए लाइगेज का काम है डीएनए के खंड को जोड़ना, तो खंडित डीएनए को जोड़ने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है, एगारोज समुद्री घास से। और वो कैसे समुद्री घास से, तो रेड सीवीड यानी लाल समुद्री घास से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबायोटिक्स क्या है, जो ये प्रोबायोटिक्स है वो जीवित सूक्ष्मजीव का भोज्य संपूरक है, यानी वैसा सूक्ष्मजीव जिसको हम लोग भोजन के रूप में लें और वो हम लोग को नुकसान कम से कम पहुंचाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीआर निम्न में से किसके लिए आवश्यक है, तो डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्लाज्मिड कौन है, तो प्लाज्मिड याद रखिए PBr 322 और एक TI प्लाज्मिड होता है। और ये TI प्लाज्मिड किससे निकाला गया, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसेंस से, जो कि पौधों के जड़ में ट्यूमर का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो प्लाज्मिड कौन है, PBr 322 और जो भी है वो क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम याद रखने हैं आपको, 3। एक है BAMH1, दूसरा HIND3, तीसरा इको R1। और इको R1 का अनुक्रमांक क्या है, सीक्वेंस क्या है जहां से वो काटेगा, तो GAATTC। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक डीएनए पॉलीमरेज या फिर टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो क्या चीज से स्टेबल होता है, हीट स्टेबल होता है। हीट स्टेबल होने के कारण क्या है, अत्यधिक टेम्परेचर को भी ये बर्दाश्त करके उस पर सक्रिय रहेगा। तो क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम उच्च ताप पर भी सक्रिय रहता है, तो वो टेक पॉलीमरेज। ठीक है,
हीट स्टेबल होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, पौधों के जड़ों में जो ट्यूमर पैदा करता है वो किसके कारण होता है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेनिफेसेंस के कारण ही पौधों के जड़ों में ट्यूमर पैदा होता है। ठीक है, तो आज हम मेरे ख्याल से बायोटेक्नोलॉजी अब प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से क्वेश्चन नहीं है, इससे बाहर जाएंगे। इतना से ही क्वेश्चन आ जाएगा, बस आप एनसीईआरटी इसके बाद पढ़ लीजिए। और साथ फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्या लेंगे? नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब इसका एप्लीकेशन के बारे में एक लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगा, कुछ खास ज़्यादा नहीं है। उससे भी फिक्स्ड क्वेश्चन है कि वही क्वेश्चन इस टाइप के ही आते हैं, तो वो चैप्टर करवाया जाएगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए कि अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ने में, अगर अच्छा लग रहा है तो। और साथ ही साथ यदि आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, तो आपको बता दें कि फार्मेसी उदित फार्मेसी क्लासेस प्ले स्टोर पे ऐप है। इस ऐप पे आपको बेसिक सॉल्यूशन ऑफ डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम नाम से सिलेबस कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स में हम लोग हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ चारों सब्जेक्ट का। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया गया है, मॉडल पेपर भी दिए गए हैं। आप लोग यदि प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चंस देखना चाहते हैं कैसे आते हैं, और अगर नोट्स चाहते हैं, तो हमारे इस एप्लीकेशन पे जाकर इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। कोई खास अमाउंट नहीं लग रहा है, 300 रुपीज़ लगता है। और अगर कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एप्लीकेशन वाले पार्ट में। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और इतना लाइक कीजिए कि मैं जल्दी से जल्दी बनाऊँ। आप लोग भी थोड़ा कम सपोर्ट करते हैं, इतने लोग देखते हैं लेकिन वीडियो कम लाइक करते हैं, जबकि इतना मतलब दिक्कत से, गर्मी है फिर भी पूरे फैन को बंद करके, सबको शांत कर करके, मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल के वीडियो बनाना पड़ता है। और आपको पढ़ाने के लिए कितना पहले रिसर्च करना पड़ता है कि क्या क्वेश्चन आ रहा है, इधर उधर सब बुक से देखना पड़ता है कि आपके एग्जाम के लिए कौन सा है। कराने का तो मैं 12th में धर पकड़ के 150-200 क्वेश्चन करा देता है इस चैप्टर से, एकदम लगातार 2-2 घंटे के लेक्चर से। लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कि आपको कितना कम से कम मटेरियल दिया जाए और उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, ये बात मैं क्लियर बोल दूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फटाफट नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, बाय।